स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? हाय अवनी, जल्दी से बता दो, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? एक बार बता दो, क्या मैं ऑडिबल हूं, क्या मैं विजिबल हूं? फिर अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई भी डाउट है प्रीवियस लेक्चर के तो वो भी प्लीज बता दो। तो पहले उसको ही डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू अवनी। कोई डाउट है लास्ट क्लास के, या फिर आपने कोई बुक पढ़ना स्टार्ट किया हो, उस बुक में आपको कोई ऐसी चीज दिखी हो जो अभी अपन ने क्लास में कवर नहीं करी है, तो प्लीज एक बार मेरे से पूछ लो, उसके बाद अपन आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे जल्दी से। तो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा क्या था? बेसिकली अपन ने सेल वॉल कंप्लीट कर लिया था और उसके साथ अपन ने मीजोजोम्स पढ़ लिया था, साइटोप्लाज्म स्टार्ट कर दिया था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर हो गई थी और डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव स्टार्ट हो गया था। ये सारी चीजें अपन ने कवर कर ली थी, ठीक है? तो अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कहां से? वील स्टार्ट फ्रॉम कृष कुमार, हाय अवनी, नो डाउट, ओके। आज नीले नहीं आए, आई थिंक थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे। चलो तो फिर अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं राइबोसोम से। सो बेसिकली अपन ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था साइटोप्लाज्म, और अब अपन देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर अपने को क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, जिसमें मेन चीज जो थी मीजोजोम, वो अपन ने पढ़ ली है। डिप्रेस्ड, हाय, ये कैसा नाम है डिप्रेस्ड? चलो अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे अब राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में सबसे खास बात दैट दे आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कि मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है? दिस इज प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। सो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है दैट इज प्रेजेंट इन बोथ, it is present in both prokaryote as well as यूकैरियोट। तो अगर यूकैरियोटिक सेल है तो भी राइबोसोम होगा, और अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो भी राइबोसोम प्रेजेंट होगा। सो इट इज अ कॉमन फीचर टू बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, और इसकी खास बात यह है दैट इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। अब अगर अपन राइबोसोम की बारे में बात करें, मिस्टर क्रेजी गुड इवनिंग। दो टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट है मेनली, 70S एंड 80S। नाउ द टाइप ऑफ राइबोसोम दैट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट इज 70S। टाइप ऑफ राइबोसोम present in prokaryotes is 70S, ठीक है? यहां पर बेसिकली हमारे पास दो टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट है, एक होता है 70S, एक होता है 80S। पर 70S टाइप का राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। नाउ S here stands for, S का मतलब क्या है यहां पर? इट स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, or it is also meaning sedimentation coefficient. It is also meaning sedimentation coefficient. That means ये जो राइबोसोम के, यस अवनी, प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस, आज सारे नोट्स भेज दूंगी, प्रॉमिस, ठीक है? माय बैड, मैं भूल गई, आज पक्का भेज दूंगी, ठीक है? डोंट वरी, टुडे यू विल 100% गेट दी नोट्स, ओके मिस्टर क्रेजी, ठीक? ओके अमन, आई गेट बैक टू योर डाउट। एक बार पहले राइबोसोम खत्म कर दूं, उसके बाद आपका डाउट जरूर डिस्कस करूंगी, ओके? सो एस स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। दैट मींस सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का मतलब होता है कि जब हम राइबोसोम को रोटेट कर कर एक बार छोड़ देते हैं तो पता चलता है कि राइबोसोम के पास दो सब यूनिट्स हैं। राइबोसोम के पास दो सब यूनिट्स हैं, एक बड़ी सब यूनिट है और इसके साथ ऊपर
एक छोटी सब यूनिट ऐसे अटैच्ड है, सो दिस इज कॉल्ड एज दी बिगर सब यूनिट एंड दिस इज कॉल्ड एज दी स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, अब राइबोसोम की जो बिगर सब यूनिट है दिस इज ऑफ 50s और छोटी सब यूनिट जो है वो है 30s की। सो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ, राइबोसोम इज बेसिकली मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, चाहे 80s राइबोसोम हो चाहे 70s राइबोसोम हो, राइबोसोम के पास हमेशा 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होंगी, एक बड़ी सब यूनिट होगी और उसके ऊपर अटैच्ड एक छोटी सब यूनिट होगी। द बिगर सब यूनिट इन केस ऑफ 70s राइबोसोम इज 50s एंड द स्मॉलर सब यूनिट इज 30s, और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। और राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, when these 2 subunits are attached to one another, जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो इनका मेन काम होता है that they are responsible for protein synthesis। ये क्या करती हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती हैं। सो राइबोसोम इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ विच फंक्शन, इट इज एसोसिएटेड विथ प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है? ओके अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात अपन देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स के पास जो राइबोसोम्स है, प्रोकैरियोट्स के पास जो राइबोसोम है वो 2 टाइप के हैं, एक है फ्री राइबोसोम्स और एक है फिक्स्ड राइबोसोम। एक है फ्री राइबोसोम और एक है फिक्स्ड राइबोसोम। फ्री राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, वेराज फिक्स्ड राइबोसोम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। दे आर अटैच्ड टू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में फ्री राइबोसोम्स प्रेजेंट है, ये जो प्रोटीन बनाते हैं, इट इज फॉर इंट्रासेल्यूलर पर्पस, इट इज फॉर इंट्रासेल्यूलर पर्पस। इंट्रासेल्यूलर पर्पस का मतलब, इंट्रासेल्यूलर का मतलब सेल के अंदर ही काम आएगा वो प्रोटीन, वेराज जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अटैच्ड है राइबोसोम, इट इज ट्रांसपोर्टेड, ये बाहर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, इट इज ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड। क्लियर बात? ठीक है, अब बैक्टीरिया के केस में या प्रोकैरियोट्स के केस में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है एज फार एज राइबोसोम इज कंसर्न, इसको अपन ध्यान से समझेंगे, एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पॉलीसोम्स। अवनी, साइट ऑफ प्रोटीन का मतलब आप क्या पूछ रहे हो मेरे से? इट इज कॉल्ड एज पॉलीसोम्स और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, राइबोसोम के केस में व्हेन वी टॉक ऑफ प्रोकैरियोट्स तो यहां पर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम, एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। यहां पर क्या होता है, देखो ध्यान से, यहां पर देखो, या ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो, इस तरह से ये जो राइबोसोम्स हैं, इस तरह से ये जो राइबोसोम्स हैं, दे आर अटैच्ड टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA, दे आर अटैच्ड टू दी सिंगल स्ट्रैंड ऑफ mRNA। यहां पर ये एक सिंगल स्ट्रैंड से अटैच हो जाते हैं एंड यहां से क्या बनेगा, यहां से प्रोटीन बनता चला जाएगा, एंड दिस कंप्लीट यूनिट वेयर around 4 to 8 ribosomes are attached to a single strand of mRNA. This structure is called as polyribosomes or polysomes. हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें भी जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो फिक्स टाइप के राइबोसोम्स है, और फ्री जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। वेरी गुड आशिम। ठीक है, हाँ, राइबोसोम्स आर द यूनिट्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। ठीक, पॉलीसोम्स और पॉलीराइबोसोम समझ में आ गया। यहां पर अब क्विकली मैं आपको 2-3 टर्म्स बता रही हूं, आप इसको ध्यान से समझो। एक टर्म है mRNA, एक टर्म है हमारी rRNA और एक टर्म है हमारी tRNA।
ये 3 टाइप के आरएनए प्रेजेंट हैं और ये तीनों टाइप के आरएनए जो हैं ये बेसिकली प्रोटीन सिंथेसिस के फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस के काम आते हैं। वेयर mRNA स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, rRNA स्टैंड्स फॉर राइबोसोमल आरएनए एंड tRNA स्टैंड्स फॉर tRNA स्टैंड्स फॉर ट्रांसफर आरएनए। तो ये 3 टाइप के आरएनए हैं जो कि किसमें काम आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आते हैं और इनको अपन डिटेल में देखेंगे व्हेन वी टॉक ऑफ मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी के बारे में जब अपन बात करेंगे तब इसको अपन डिटेल में देखेंगे। एज फार एज राइबोसोम इज ओके। अमन यादव, क्या चीज रिपीट करनी है मुझे एक बार प्लीज बता दो, यहां पर ध्यान से देखो। राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं विच इज कॉमन टू बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। दैट मींस बैक्टीरिया के केस में भी राइबोसोम प्रेजेंट होंगे और जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स है वहां पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स के बारे में खास बात क्या है, दैट दे आर डिवॉइड ऑफ एनी मेम्ब्रेन, ये नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है। राइबोसोम्स जो है वो बेसिकली 2 टाइप के हैं, 70S 80S। 80S वाले जो है वो कहां प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है और 70S टाइप ऑफ राइबोसोम जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है और साथ साथ में ये माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में भी 70S राइबोसोम ही प्रेजेंट होगा। अब ये जो 70S 80S अपन S टर्म यूज कर रहे हैं, दिस S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, राइट। Each ribosome is made up of 2 units. One of the unit is bigger, which is called as the bigger subunit, और एक यूनिट जो है वो छोटी है, which is called as the smaller subunit, right? तो 70S की जो 2 सब यूनिट्स है उसमें से एक बड़ी वाली सब यूनिट है 50S और छोटी वाली जो सब यूनिट है वो है 30S। ठीक है, ठीक है। चाइल्डहुड स्टडी एंड गेमिंग प्रोवाइड करा दूंगी मैं आज, मैं कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो पिन कर दूंगी। ठीक, ठीक है, ओके। पॉलीसोम्स देखो यहां पर, पॉलीसोम्स में या पॉलीराइबोसोम्स में ये इंपॉर्टेंट है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो, ये छोटी सब यूनिट है, ये बिगर सब यूनिट है, ठीक। दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ mRNA। mRNA स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए वो आरएनए है जो कि आपके डीएनए की कॉपिंग से बनता है। कैसे बनता है वो मैं अभी आपको ब्रीफ में समझा दूंगी, ज्यादा डिटेल अपन यहां नहीं देखेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड राइबोसोम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे बहुत सारे राइबोसोम्स, अराउंड 4 to 8 राइबोसोम्स जो है वो एक mRNA की स्ट्रैंड से अटैच हो जाते हैं और यहां पर ये जो आपको ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। एंड दिस स्ट्रक्चर where mRNA से ribosomes attached हैं, this structure is called as what? This is called as polyribosomes or it is also called as polysomes and this term is absolutely important. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स क्यों बनते हैं। These polyribosomes or polysomes are formed in order to form same type of protein again and again. ये क्यों बनते हैं? To form same type of protein repeatedly. इसीलिए राइबोसोम्स mRNA से अटैच हो जाते हैं और यहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होता रहता है और कैसा प्रोटीन बनेगा, सेम टाइप का प्रोटीन बनता चला जाएगा। ठीक है, अवनी, अमन, क्लियर है ये? आशिम, चाइल्डहुड, यहां तक पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट? ओके, ग्रेट। चलो अब यहां पर एक कंसेप्ट और समझ लो। डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो डीएनए से बनने वाला जो आरएनए है उसको हम बोलते हैं mRNA एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन।
अब प्रोटीन बनाने के लिए आपको बेसिकली 3 टाइप के आरएनए चाहिए। एक हो गया मैसेंजर आरएनए जो कि डीएनए से बन रहा है, एक होता है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, ये मैंने लिख ही दिया, और एक होता है टीआरएनए। तो एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। बेसिकली ये जो पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स है, इसमें यहां पर एमआरएनए इन राइबोसोम से अटैच हो जाता है और एक ही टाइप के प्रोटीन बार बार बनते रहते हैं, एंड इट इज अ यूनिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर राइबोसोम्स खत्म किया अपन ने। Now we move on to the next component that is present in the cytoplasm, and that is called as chromatophore. These chromatophores are present in bacteria. They are present in bacteria which are autotrophs. ये उन बैक्टीरिया में प्रेजेंट है जो कि ऑटोट्रॉफिक इन नेचर है। ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। नाउ अगर ये बैक्टीरिया अपना खाना खुद बना सकते हैं तो क्या ये बैक्टीरिया प्लांट के जैसे हैं या प्लांट के जैसे नहीं है? तो मेजर टाइम बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉफिक है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन Their mode of nutrition is known as chemoautotropism. इसको हम क्या बोलते हैं? It is called as chemoautotropism. Okay. Okay, last slide दिखाओ। देखो देखो, चेक कर लो, एक बार चेक कर लो। कोई डाउट है? एक बार देख लो, फिर आगे चलेंगे, क्रोमैटोफोर्स डिस्कस करेंगे। चले आगे, ठीक है। एंड देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे यूज सेवरल केमिकल्स। ये काफी सारे केमिकल्स यूज करते हैं। दे डू नॉट यूज वाटर। ये अपना खाना खुद बनाने के लिए वाटर को यूज नहीं करते, और ये वाटर को यूज नहीं करते इसीलिए इनके बाय प्रोडक्ट में कभी भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं होगी। एंड दिस पॉइंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेरी बात ध्यान से सुनो। दे डू नॉट यूज वाटर। दे मतलब वो बैक्टीरियाज जो कीमोट्रोपिज्म कर रहे हैं। ध्यान रखना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्लू ग्रीन एल्गी, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूं। उसके अलावा जितने भी बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिज्म शो करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, कीमोट्रोपिज्म शो कर रहे हैं, दे नेवर यूज वाटर। और अगर ये वाटर को यूज नहीं करते हैं, दैट मीन्स दे डू नॉट लिबरेट oxygen gas. Krish, good afternoon. They do not use water, so they do not liberate oxygen gas. That means जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेंगे या बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिज्म शो करेंगे, तो उनके बाय प्रोडक्ट में अगर मैं यहां पर एक इक्वेशन लिखूं, ठीक है, CO2 प्लस एनी केमिकल which is not water is equal to glucose plus a gas is liberated. Suppose यहां पर केमिकल H2S है, तो यहां पर लिबरेट होने वाली गैस क्या होगी? सल्फेट या फिर सल्फाइड। पर यहां पर कभी भी ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट रिलीज नहीं होगा। एंड दिस इज द चीफ डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रोपिज्म शोन बाय बैक्टीरिया एंड द ऑटोट्रोपिज्म शोन बाय ग्रीन प्लांट्स।
ग्रीन प्लांट्स के केस में जब भी फोटोसिंथेसिस होगा ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट निकलेगा, बिकॉज वो किसको यूज करते हैं, ग्रीन प्लांट्स वाटर को यूज करते हैं। पर बैक्टीरिया जो कीमोट्रॉफिज्म शो कर रहे हैं, दे नेवर यूज वाटर, इंस्टेड ऑफ वाटर दे यूज एनी अदर केमिकल लाइक H2S या ऐसे बहुत सारे डिफरेंट केमिकल्स को वो यूज करते हैं, पर वाटर को वो यूज नहीं करते। वाटर को वो यूज नहीं करते इसीलिए एज बाय प्रोडक्ट दे नेवर लिबरेट दिस ऑक्सीजन गैस, वहां से ऑक्सीजन गैस का लिबरेशन कभी भी नहीं होगा। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई है? क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई है? ओके, द एग्जाम्पल्स ऑफ कीमोट्रॉफिक बैक्टीरियाज आर, ठीक है, ये लिख सकते हो आप, ब्लू ग्रीन एल्गे लिख सकते हो, पर ब्लू ग्रीन एल्गे जो है ये क्या करता है, ये फोटो ऑटोट्रॉफिज्म शो करता है, ये फोटो ऑटोट्रॉफिज्म शो करता है। तो यहां पर एक एक्सेप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी जस्ट लाइक हायर प्लांट्स वैसा ही फोटोसिंथेसिस शो करता है और वो ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट करता है, तो वो एक एक्सेप्शन है। उसके अलावा जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज हो गए, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम में आते हैं, या फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, सल्फर बैक्टीरिया हो गए, ऐसे जो बैक्टीरियाज हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर को यूज नहीं करते, इंस्टेड ऑफ वाटर दे यूज एनी अदर केमिकल एंड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन दे लिबरेट एनी अदर गैस, मेनली लाइक सल्फेट और सल्फाइड। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? अदिति क्लियर? मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक, क्लियर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको लिखनी है, क्रोमैटोफोर्स जो है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आई मीन ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो कि क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में मदद करेंगे। जैसे हायर प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एग्जैक्टली वैसे ही बैक्टीरिया के अंदर क्रोमैटोफोर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर जो कॉमनली पिगमेंट्स प्रेजेंट है उनके नाम मैं लिख रही हूं, दे आर bacteriochlorophyll, they have bacteriophyophytin and you have कैरोटिनॉइड्स। और ब्लू ग्रीन एल्गी में हायर प्लांट्स के जैसे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? क्लियर। सो बैक्टीरियोक्लोरोफिल, बैक्टीरियोफियोफाइटिन एंड कैरोटिनॉइड्स, ये तीन टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं क्रोमैटोफोर्स में। बैक्टीरिया कीमोट्रॉफिज्म शो करते हैं, ये वाटर को यूज नहीं करते, वाटर को यूज नहीं करते अपना खाना बनाने के लिए, इसीलिए दे डू नॉट लिबरेट ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन गैस के अलावा सल्फाइड, सल्फेट कुछ भी रिलीज करेंगे पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेंगे। एंड दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ऑटोट्रॉफिज्म शोन बाय बैक्टीरिया एंड ऑटोट्रॉफिज्म शोन बाय ग्रीन प्लांट्स। बैक्टीरिया के केस में ब्लू ग्रीन एल्गी का एक एक्सेप्शन है जो कि हायर प्लांट्स के जैसे फोटोसिंथेसिस शो करता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? क्लियर? चमक गया सबको? अच्छा, क्या पॉइंट एक्सप्लेन करूं? चाइल्डहुड, एंड प्लीज लेट मी नो योर नेम ऑल्सो। मतलब चाइल्डहुड क्या बोलूं मैं आपको, व्हाट इज योर नेम, नाम भी बता दो, क्लास भी बता दो, और कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है ये भी बता दो। आई विल एक्सप्लेन इट वन मोर टाइम चाइल्डहुड, बट पॉइंट तो बताओ। चाइल्डहुड स्टडी एंड गेम्स, रोहित नेम, ओके, स्टैंडर्ड 9। पॉइंट बोलो अब, कौन सा पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन करूं? आई विल ऐड अ ब्लैंक स्लाइड, 1 सेकेंड। बताओ कौन सा पॉइंट एक्सप्लेन करना है? प्लांट्स और बैक्टीरिया के फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस। ओके, देखो, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो CO2 प्लस वाटर को यूज करते हैं, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को यहां पर रिलीज करते हैं, राइट। अब ये जो ऑक्सीजन गैस है ये वाटर के स्प्लिटिंग से आती है, ठीक है, ये वाटर से आती है। अब जो बैक्टीरियाज हैं वो CO2 के साथ H2S यूज कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं,
ग्लूकोज बना रहे हैं और सल्फाइड या सल्फेट गैस को रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज द चीफ डिफरेंस बिटवीन द फोटोसिंथेसिस परफॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया एंड ग्रीन प्लांट्स। बैक्टीरिया will never release oxygen as a byproduct, ठीक है। यहां पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। करीना हेलो, रोहित चमक गया ये पॉइंट, अवनी, अदिति, शिवम, क्या ये पॉइंट चमक गया सबको? क्लियर है ये बात? कैरोटिनॉइड्स, ओके ओके। अश्विनी मैम, आई एम नॉट एलिजिबल फॉर NSE JS एग्जाम, 1 सेकेंड। ओके, क्लियर है, गुड। अश्विनी बोल रहा है मुझे, मैम आई एम नॉट एलिजिबल फॉर NSE JS एग्जाम, और बेचारा बहुत पसीने से परेशान हो रहा है, बट आई कैन स्टडी फॉर नीट फाउंडेशन, आई एम इन क्लास 10, आई हैव अटेंडेड ब्रिज कोर्स ऑफ जनवरी। यस अश्विनी, इट इज अ वेरी गुड स्टेप इंडीड कि आप ब्रिज कोर्स आपने अटेंड कर रखा है, तो आपको एक आइडिया है कि किस तरह से कोर्स चलता है, और आप नीट की तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल आप इस लेक्चर को बहुत आराम से अटेंड कर सकते हो। ओके, कैरोटिनॉइड्स, रोहित, कैरोटिनॉइड्स जो है बेसिकली ये पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लाइट को ट्रैप कर लेते हैं। तो कैरोटिनॉइड्स बेसिकली पिगमेंट्स हैं जो कि क्रोमैटोफोर्स में प्रेजेंट होते हैं। यही कैरोटिनॉइड्स जो हैं ये आपको हायर प्लांट्स में देखने के लिए भी मिलते हैं, ठीक है। मैम ऑल बैक्टीरिया विल नॉट रिलीज, और देखो बैक्टीरिया का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, वो 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और एक होता है कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो जो हीटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया है वो तो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। वो पैरासाइट हो सकता है, वो सैप्रोफिटिक हो सकता है, ठीक। अब कीमोऑटोट्रॉफ्स जो है, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, वो ऑक्सीजन गैस को कभी भी रिलीज नहीं करेंगे। और यहां पर एक एक्सेप्शन है, ब्लू ग्रीन एल्गी। उस ब्लू ग्रीन एल्गी को आप फोटो ऑटोट्रॉफ बोल सकते हो, ठीक है। सेम बैक्टीरियोफाइटिन भी एक पिगमेंट है जो कि बेसिकली कीमो ऑटोट्रॉफिज्म में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। सबको चमक गया ये कंसेप्ट? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? पूछ लो एक बार, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। चमक गया, आशिम गर्ग चमक गया। चलो आगे चलते हैं एंड वील टॉक ऑफ द न्यूक्लियोइड नाउ, ठीक है। वी विल टॉक ऑफ न्यूक्लियोइड। 2009-2010 बोर्न, करीना को भी चमक गया, वेरी गुड। चलो न्यूक्लियोइड, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन आप इसके ऊपर स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियोइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, it is also called as incipient nucleus, ठीक है। this is also called as, आशिम चमक गया, ठीक है। it is also called as genophore, ठीक है। it is also called as incipient nucleus, it is also called as genophore। ये वो पार्ट है बैक्टीरिया का जो कि एक न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? इट इज रिप्रेजेंटिंग अ न्यूक्लियस, बट द जेनेटिक मटीरियल, इस न्यूक्लियोइड के अंदर क्या है? जेनेटिक मटीरियल है, बट द जेनेटिक मटीरियल इज नेकेड। ये नेकेड क्यों है? बिकॉज इट इज नॉट इनक्लोज्ड, because it is not enclosed by a nuclear membrane। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इस जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? इस जेनेटिक मटेरियल को नेकेड जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। आशिम क्या बोल रहे हो आप मुझे? मैम आवर सिलेबस विल बी कंप्लीट। बिल्कुल 100% आशिम, सिलेबस 100% कंप्लीट होगा। ये फर्स्ट चैप्टर है, आप भी एकदम बेसिक से पढ़ रहे हो, धीरे धीरे पढ़ रहे हो, तो बाद में अपन हो सकता है क्लास की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दे, हो सकता है क्लास का थोड़ा सा ड्यूरेशन इंक्रीज कर दे, बट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। चलें आगे, यहां देखो
यहां पर देखो, सो दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरिया, ये न्यूक्लियोइड है, दिस न्यूक्लियोइड इज बेसिकली द डीएनए पार्ट एंड इट इज नॉट सराउंडेड बाय एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज नेकेड डीएनए। क्या ये बात यहां तक समझ में आ गई है? कोई डाउट तो नहीं है? आगे देखते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड बेसिकली किसका बना हुआ है? सो इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ डीएनए, इट इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो यहां पर अराउंड 80% डीएनए है, 10% आरएनए है और जो प्रोटीन है वो भी क्या है? 10% है। तो यहां पर भी क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन प्रेजेंट है और इस प्रोटीन को अपन यहां बोलते हैं पॉलीअमीन्स। दीज प्रोटीन्स हियर आर कॉल्ड एज पॉलीअमीन्स। सो मेजर कंपोनेंट जो आपके न्यूक्लियोइड का है वो किसका बना हुआ है? वो डीएनए का बना हुआ है। और ये जो डीएनए है ये कैसा है? सिंगल है, सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंडेड है। सिंगल, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये डीएनए जो है ये सुपर कॉइल्ड है, ये सुपर कॉइल्ड है, इस तरीके से सुपर कॉइल्ड होता है। और ये सुपर कॉइलिंग जो डीएनए की है दिस इज विद द प्रेजेंस ऑफ आरएनए। ये आरएनए क्या करता है? इस डीएनए को सुपर कॉइल कर देता है एंड this DNA is also associated with protein which is called as polyamines। पर ये polyamines जो है ये हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट वेयर? इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। तो क्या ये बात यहां तक समझ में आई? क्या ये बात क्लियर है? रोहित क्या बोला? मैम बैक्टीरिया ओनली CO2 इन केमिकल यूज करता है। हाँ देखो, लाइट एनर्जी तो लगेगी ही उसको, है ना, लाइट एनर्जी तो उसको यूज करनी ही पड़ेगी, एक सोर्स ऑफ एनर्जी तो उसको चाहिए ही, बट वो वाटर को यूज नहीं करेगा। ठीक है रोहित, यहां तक देख लो, कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो, इंपॉर्टेंट है ये। नेकेड डीएनए है बिकॉज इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। डीएनए इज नॉट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन, इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज पॉलीअमीन्स। डीएनए कैसा है? सिंगल है, सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंडेड है, सुपर कॉइल्ड है विद द हेल्प ऑफ आरएनए। और ये आरएनए 10% है न्यूक्लियोइड में, डीएनए 80% है और प्रोटीन जो है वो भी 10% है। ठीक है, चमक गया। चलो चमक गया तो चमकते हुए अपन आगे चलते हैं। और बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की जिसको हम बोलते हैं प्लास्मिड। ठीक है, प्लास्मिड। दिस प्लास्मिड इज व्हाट? दिस इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दैट मीन्स ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास न्यूक्लियोइड के अलावा भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। वापस से बच्चों ध्यान से सुनो मेरी बात, प्लास्मिड क्या है? वो बैक्टीरिया जिनके पास न्यूक्लियोइड के अलावा भी एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, उस एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को क्या कहा जाता है? दैट एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज प्लास्मिड। हाँ मैं करूंगी, आज टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं पोस्ट करवा दूंगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे हम उसे, या डिस्क्रिप्शन में मैं डलवा दूंगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना एंड जैसा जैसा होगा मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स वहां पर प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, अभी अपन टॉपिक खत्म करते हैं, आज मुझे बैक्टीरिया खत्म करना ही है। ठीक है, बहुत टाइम से चल रहा है ये टॉपिक। तो प्लास्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। दैट मीन्स आप यहाँ डायग्राम में देखो, यहां देखो, सो दिस इज द न्यूक्लियोइड एंड दीज आर व्हाट? दीज आर द प्लास्मिड। प्लास्मिड ये जो है ये हमारा मेन क्रोमोसोम है। ठीक है, ये हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल है। इस मेन जेनेटिक मटेरियल के अलावा अगर एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है
अगर एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्लास्मिड। क्या यहां तक कोई डाउट है? ओके 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 विनायक क्या बोल रहे हो आप? विनायक ने कमेंट ही हटा दिया, पता नहीं क्या, बहुत सारा लंबा लिखा था। चलो क्लियर है, प्लास्मिड क्लियर है, अवनी, रोहित, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं ये पॉइंट क्लियर है। नाउ द बैक्टीरिया, दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, ध्यान से देखो यहां पर, द बैक्टीरिया विच हैव प्लास्मिड, जिन बैक्टीरिया के पास प्लास्मिड प्रेजेंट होता है उन बैक्टीरिया को हम बोलते हैं F पॉजिटिव। द बैक्टीरिया which do not have plasmid, जिनके पास प्लास्मिड नहीं है उनको हम बोलते हैं F नेगेटिव। क्लियर है ये बात? तो F पॉजिटिव और F नेगेटिव, क्लियर? क्लियर है, गुड गुड गुड। रीच क्लास 8th this year. I want to prepare for NSC JS. Ma'am, can you tell me in brief that how should I start preparing for Olympiad? विनायक, इसके लिए ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं जिसमें हम NSC JS के बारे में डिटेल में बता चुके हैं, आप सर्च कर सकते हो। और दूसरा, जब मैंने मेरे लेक्चर्स लेना स्टार्ट किया था तब भी मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात की थी, तो आप वहां पर जाके लेक्चर को देख सकते हो, ठीक है? रोहित, अवनी, शिवम, निलय तो आए नहीं आज दोनों, अमन, चले आगे। ओके अब यहां देखो, प्लास्मिड्स जो है इनके पास, प्लास्मिड्स हैव certain extra genes, प्लास्मिड के पास कुछ एक्स्ट्रा जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? अब वो कौन सी होती हैं देखो, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपन बात करते हैं एफ जीन की। दिस एफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल, दिस एफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर this F gene is responsible for forming tube and transferring plasmid। देखो अब यहां पर मैंने क्या बताया, ध्यान से समझो। कितनी स्लाइड्स हैं? एक, चलो यहां देखते, देखो यहां पर ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है? अब इस एक बैक्टीरिया के पास यहां पर प्लास्मिड प्रेजेंट है, यहां पर प्लास्मिड प्रेजेंट नहीं है, दोनों के पास न्यूक्लियोइड प्रेजेंट है। नाउ दिस इज नोन एज F प्लस एंड दिस इज नोन एज F माइनस। तो जिसके पास प्लास्मिड नहीं है वो F माइनस है और जिसके पास प्लास्मिड है वो F प्लस है। तो जो F प्लस वाला बैक्टीरिया होता है, जिसके पास प्लास्मिड होता है, उस प्लास्मिड के पास एक जीन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं F जीन, या जिसको आप फर्टिलिटी जीन भी बोलते हो। वो F जीन क्या करती है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, इधर ध्यान रखो एकदम। दिस F जीन बेसिकली फॉर्म्स अ ट्यूब बिटवीन द टू बैक्टीरिया। ये जो F जीन है, उस F जीन की सहायता से यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पिलाए बोलते हैं, यहां पर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम पिलाए बोलते हैं, जो मैं आपको लास्ट पार्ट में जरूर पढ़ाऊंगी। तो इस पिलाए की मदद से यहां पर एक ट्यूब बनती है एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज कॉन्जुगेटिंग ट्यूब। इसको क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बोला जाता है। और इस कॉन्जुगेटिंग ट्यूब की सहायता से ये जो प्लास्मिड की आउटर लेयर है, इसके अंदर एक कट प्रोड्यूस होता है, और आउटर लेयर जो है वो यहां चली जाती है। आउटर लेयर जो है, क्योंकि प्लास्मिड भी क्या है, प्लास्मिड भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो डबल स्ट्रैंडेड है तो उसकी जो आउटर स्ट्रैंड है वो निकलकर दूसरे बैक्टीरिया में चली जाती है। जब दूसरे बैक्टीरिया में जाती है तो ये बैक्टीरिया भी अब क्या कहलाया जाएगा, F प्लस कहलाया जाएगा।
सो दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, और इस मेथड से बैक्टीरिया जो है वो F नेगेटिव को, जिसमें प्लास्मिड नहीं होता, उसमें भी प्लास्मिड प्रोड्यूस करवा देता है। दैट मीन्स वो F नेगेटिव बैक्टीरिया से क्या बन जाएगा, F पॉजिटिव बैक्टीरिया बन जाएगा। एंड इट इज सेड दैट F पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है, या ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास प्लास्मिड प्रेजेंट होता है, उसकी जो पैथोजेनिक पावर है, उसकी जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी है, वो हमेशा ज्यादा होती है F नेगेटिव के कंपैरिजन में। ठीक है, ठीक है, क्लियर, क्लियर। 2008 is not eligible, Sabir. I'm so sorry. हाँ विनायक, you're absolutely right. It is 2009 and 2010. तो साबिर आप एलिजिबल नहीं हो, बट आप जरूर बायोलॉजी के लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी तो आप आराम से बायोलॉजी पढ़ो, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर नीट एग्जाम। तो ये जो प्लास्मिड का F जीन है, दिस F जीन बेसिकली हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बनाने में मदद करता है, और ये F नेगेटिव बैक्टीरिया को F प्लस में कन्वर्ट करने में मदद करता है। क्या ये पॉइंट चमक गया? अमन क्लियर है? विनायक, अवनी, क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस, 2010 एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है 2010। ठीक है, इसके अलावा अदर टाइप ऑफ जीन दैट इज प्रेजेंट इन प्लास्मिड इज कॉल्ड एज R जीन, विच इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस जीन। ये बैक्टीरिया को, इट मेक्स द बैक्टीरिया resistant to एंटीबायोटिक्स। ये बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाने में मदद करता है, एंड द जीन इज कॉल्ड एज R जीन। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की जो जीन यहां पर प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज NIF जीन, NIF जीन। दिस NIF जीन हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये किस में हेल्प करेगी? ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करेगी। दैट मीन्स एटमॉस्फेरिक N2 जो प्रेजेंट है, उस एटमॉस्फेरिक N2 को ये नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने में मदद करेगी। ठीक है अश्विनी, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड एज कॉल जीन। ये जो कॉल जीन है, ये प्रोड्यूस करती है एक केमिकल विच इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोसिंस, और ये बैक्टीरियोसिंस एक केमिकल है विच किल्स अदर बैक्टीरिया। ये दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के काम में आती है। दैट मीन्स जो होस्ट बैक्टीरिया है, जो मेन बैक्टीरिया प्रेजेंट है, उसके साथ अगर दूसरे बैक्टीरिया भी उसी एनवायरनमेंट में या उसी होस्ट के अंदर ग्रो करने लगते हैं, तो ये बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करते हैं? ये बैक्टीरियोसिंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये बैक्टीरियोसिंस जो हैं, ये दूसरे बैक्टीरिया को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। दैट मीन्स एक मेन बैक्टीरिया ही ग्रो करेगा उस एनवायरनमेंट में, और उसके साथ अगर दूसरे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं तो वो बैक्टीरियोसिंस की मदद से उसको मार देंगे। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्मिड। प्लास्मिड एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, काफी बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर कोई डाउट है यहां तक तो आप प्लीज मेरे से पूछ सकते हो। अश्विनी, विनायक, रोहित, अवनी, अदिति। नहीं, सब बैक्टीरिया के पास निफ जीन नहीं होती। वो बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व है और उनके पास प्लास्मिड है, तो उन्हीं के पास NIF जीन प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबके पास प्रेजेंट नहीं होगी। क्लियर? क्लियर? चलें आगे। डन? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये जितने भी नोट्स आप अभी लिख रहे हो, ये सारे नोट्स आपको ट्रूमैन से हैं, प्लस 11th NCERT बेस है। और आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताओ किस किस ने 11th NCERT की बुक को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और सब कुछ उसमें क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी मुझे बताओ, या ऐसा कोई पार्ट 11th NCERT का जो स्किप हो रहा है वो भी आप मुझे प्लीज बता दो। ठीक है,
Okay, next topic that we'll start is inclusion bodies. What are inclusion bodies? Inclusion bodies are non-living structures present in the साइटोप्लाज्म. ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं. ओके मैम, मैंने सेल चैप्टर 8 का खोला एंड बहुत बेसिक लेवल तक कंपेयर टू क्लासेस. हाँ 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 मैम, अभी नहीं किया बट 2-3 दिन में करूंगा. रोहित, एक बार पढ़ना स्टार्ट कर दो. अमन, आपने किया? कोई डाउट आ रहा है? और आशिम, क्लास 8 की नहीं बेटा, क्लास 11th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है. क्लास 8 तो क्लास 9 तो बहुत बेसिक है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है. क्लास 11 पढ़ो. ऑब्वियसली क्लास 8 को आप इससे कंपेयर करोगे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, आपको बहुत डिफरेंस लगेगा ही लगेगा. बट आप क्लास 11 के एनसीईआरटी को पढ़ो, ठीक है? यहाँ यूनिट 3. बट एज आईजीएस ऑफिशियल अंडर 16 ईयर्स. नो मैम, ऑल क्लियर. वेरी गुड, ऑल क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है. अपने को सारी चीजें बस यहाँ पर क्लियर ही करनी है, ठीक है? नाउ इंक्लूजन बॉडीज मेनली इंक्लूड्स, इंक्लूजन बॉडीज में क्या क्या आएगा देखो. इट मेनली इंक्लूड्स, इंपॉर्टेंट है, गैस वैक्यूल. एक एक करके इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन. गैस वैक्यूल, इट कंसिस्ट्स ऑफ inorganic inclusion. It consists of food reserve. तो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन बॉडीज जो हैं वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हैं. नॉन लिविंग स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि इनके अंदर कोई एपरेंट मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, बस ये क्या कर रहे हैं, ये किसी ना किसी चीज के स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो यहां पर 3 टाइप की इंक्लूजन बॉडीज अपन देखेंगे. फर्स्ट वन इज गैस वैक्यूल, वी हैव इनऑर्गेनिक इंक्लूजन एंड वी हैव फूड रिजर्व. सो वी विल स्टार्ट with gas vacuole. This gas vacuole is also called as gas recycle. ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस रिसाइकिल. और ये जो गैस वैक्यूल है ये क्या स्टोर करेगा? इट स्टोर्स गैस. और गैस स्टोर करने की वजह से ये बैक्टीरिया को क्या इंपार्ट करेगा? इट विल इंपार्ट बॉयंसी, या इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉयंसी. ये बैक्टीरिया को वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करने में मदद करेगा. ओके. आशिम, आप बात कर रहे थे क्लास 11 के चैप्टर 8 की. हाँ, बेसिक लग रहा है आपको? एक्चुअली मैं एक बात बताती हूँ आपको. आपने उसको बेसिक बोला. एनसीईआरटी की जो बुक है ना, उसने बहुत कम शब्दों में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं. तो अगर आप उसकी एक एक लाइन को डिकोड करना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो बस वही मैं आपको यहां पर समझा रही हूं. एनसीईआरटी की बातों को ही मैं आपको डिटेल में बता रही हूं. एनसीईआरटी सबसे ट्रिकी बुक है. जिसको एनसीईआरटी सिंपल, इजी, बेसिक लगती है ना, दैट मीन्स आपने अभी एनसीईआरटी को सुपरफिशियली पढ़ा है. मैं जब भी एनसीईआरटी पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ नई चीज ही समझ में आती है. तो एनसीईआरटी की खास बात यह है कि वो बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें बोल रही है. तो बस उन्हीं बातों को अपने को यहाँ पर क्या करना है? डिकोड करना है. ओके मैम, मतलब अभी आई एम इन क्लास 8 एंड आई हैव टू रीड क्लास 7 बायोलॉजी विदाउट कंप्लीटिंग क्लास 9th एंड 10th बायोलॉजी. इफ आई रीड, हाँ, यू विल अंडरस्टैंड क्लास 11 की बायोलॉजी की बुक, बिकॉज आप मेरे लेक्चर अटेंड करने के बाद अगर क्लास 11 की बुक को पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से उठा रही हूँ. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी विनायक आपको. एब्सोल्युटली यू विल फेस नो प्रॉब्लम. ठीक है, अब ये गैस वैक्यूल किस में प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. ऐसे बैक्टीरिया जो कि वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं,
उन बैक्टीरिया में आपको ये गैस वैक्यूल देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां पर आप एग्जाम्पल लिख लो, दे आर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया, इट इज प्रेजेंट इन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और ऐसे बैक्टीरिया जो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, या आप इनको बोल सकते हो फ्लोटिंग बैक्टीरिया के केस में क्या प्रेजेंट होंगे, गैस वैक्यूल प्रेजेंट होंगे। दीज गैस वैक्यूल्स आर आल्सो कॉल्ड एज गैस वेसिकल्स, दे आर फिल्ड विद एयर या दे आर फिल्ड विद गैस। ये क्या स्टोर करते हैं अपने अंदर, गैस को स्टोर करके रखते हैं, इसीलिए बैक्टीरिया को वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करने में मदद करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉयंसी एंड द एग्जाम्पल्स आर साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर है यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो 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 विनायक, इट इज एब्सोल्युटली फाइन। दीज क्लासेस आर केप्ट सो दैट आपका जो कंफ्यूजन है वो सारी चीजें यहां पर दूर हो जाए। क्लियर है ये गैस वैक्यूल? क्लियर है? इसके बाद में स्टार्ट करूंगी इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। अवनी कहां चली गई? रोहित, अवनी, ट्रिकी क्वेश्चन। कितना परसेंट सिलेबस हो जाएगा? मोर देन 70%, मोर देन 70% पोर्शन कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ वील टॉक ऑफ इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स का मतलब ये वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं विच are filled with what? They are filled with inorganic components, they are filled with chemicals. So basically they are an accumulation of various types of chemicals. इसमें मोस्ट कॉमन है यहां पर सल्फर ग्रैन्यूल, आयरन ग्रैन्यूल, वॉलेटिन ग्रैन्यूल, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्फेट ग्रैन्यूल। अब ये नाम जो है ये बेसिकली इसीलिए रखे हुए हैं कि ये ग्रैन्यूल किसको स्टोर करते हैं। तो सल्फर ग्रैन्यूल के नाम से समझ में आता है कि ये क्या स्टोर करेगा, ये सल्फर को स्टोर करेगा। आयरन ग्रैन्यूल क्या स्टोर कर रहा है, आयरन को स्टोर कर रहा है। वॉलेटिन ग्रैन्यूल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ये किसको स्टोर कर रहा है, फॉस्फेट को स्टोर कर रख रहा है। तो ये ग्रैन्यूल्स बेसिकली डिफरेंट केमिकल्स को, डिफरेंट इनऑर्गेनिक केमिकल्स को अपने अंदर स्टोर करते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। क्या ये बात यहां तक समझ में आई? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अपन लिखेंगे, दीज इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स आर also called as metachromatic granules. इनको क्या कहा जाता है? They are also called as metachromatic granules. Why they are called as metachromatic granules? Because when they are stained with different type of dyes, they take different colors. इसीलिए इनको बोला जाता है metachromatic granules. ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर रही हूं, these inorganic inclusions are also called as metachromatic granules because when they are stained with different types of dyes, they take different colors, therefore they are called as metachromatic granules. क्या ये पॉइंट यहां पर क्लियर है? क्या ये बात यहां पर समझ में आ गई सबको? कोई दिक्कत? लास्ट इंक्लूजन बॉडी जो अपन देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज फूड रिजर्व। फूड रिजर्व वो ग्रैन्यूल्स हैं जो कि फूड का स्टोरेज कर रहे हैं, जैसे कि अल्फा ग्रैन्यूल, बीटा ग्रैन्यूल, प्रोटीन ग्रैन्यूल
अल्फा ग्रैन्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज करता है, बीटा ग्रैन्यूल जो है वो फैट का स्टोरेज करता है, और प्रोटीन ग्रैन्यूल के नाम से ही समझ में आ रहा है वो प्रोटीन का स्टोरेज करेगा। तो फूड ग्रैन्यूल्स या फूड रिजर्व्स वो स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट्स के अंदर या इंक्लूजन बॉडीज के अंदर जो कि फूड का स्टोरेज कर रहा है, जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, अल्फा ग्रैन्यूल, बीटा ग्रैन्यूल, प्रोटीन ग्रैन्यूल। अल्फा ग्रैन्यूल जो है वो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर रहा है, बीटा ग्रैन्यूल जो है वो फैट का स्टोरेज कर रहा है, और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स जो है वो प्रोटीन का स्टोरेज कर रहे हैं। ठीक है, दैविक वार्षणे, थैंक यू सो मच, आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें अच्छे से, तो बस बहुत अच्छी बात है। बस इन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चंस बनते हैं और बस हमको कंफ्यूज नहीं होना है। मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि मैं आपको 11th 12th और उससे भी हायर लेवल की चीज जो है वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। ठीक है दैविक, क्लियर है ये बात? तो अपन ने क्या पढ़ लिया? अपन ने इंक्लूजन बॉडीज पढ़ ली। इंक्लूजन बॉडीज वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है। इसमें अपन ने क्या क्या देखा? गैस वैक्यूल्स देखे, इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स देखे और फूड रिजर्व देखा। अब गैस वैक्यूल के अंदर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गैस वेसिकल, जिसके अंदर गैस भरी हुई होती है, ये बॉयंसी इम्पार्ट करती है, दैट मीन्स ये बैक्टीरिया को फ्लोट करने में मदद करेगी, राइट? इसके कॉमन एग्जाम्पल्स है साइनोबैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। सेकेंड टाइप जो अपन ने पढ़ा दैट इज इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन्स जो है बेसिकली ये क्या है? ये ऐसे एक्यूमुलेट्स ऑफ केमिकल्स हैं जो कि बैक्टीरिया में प्रेजेंट है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाक्रोमैटिक ग्रैन्यूल्स बिकॉज व्हेन स्टेन्ड विद डिफरेंट डाइज दे टेक डिफरेंट कलर्स। इसमें बहुत कॉमन जो है वो वॉलेटिन ग्रैन्यूल्स है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉस्फेट ग्रैन्यूल, वो फॉस्फेट को स्टोर करेगा। सल्फर ग्रैन्यूल, आयरन ग्रैन्यूल, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट जो अपन ने देखा दैट इज फूड रिजर्व विच कंसिस्ट ऑफ अल्फा ग्रैन्यूल, बीटा ग्रैन्यूल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। तो यहां पर हमारी इंक्लूजन बॉडीज जो है वो होती हैं खत्म। ठीक है, क्लियर? ओके मिस्टर क्रेजी, व्हाट इज योर नेम? ऐसे ऐसे नाम बोलने थोड़े डिफिकल्ट है। मिस्टर क्रेजी, अपना नाम भी बताओ और मुझे क्लास भी बताओ, आप कौन सी क्लास में हो। ठीक, चलें आगे। अब बात करते हैं अपन फ्लैजिला की। अब बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो लोकोमोशन शो कर रहे हैं उनके पास लोकोमोशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है? उनके पास लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट है। ठीक है, यहां पर क्या प्रेजेंट होगा? फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास फ्लैजिला नहीं है, द बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव फ्लैजिला आर कॉल्ड एज एट्राइकस। उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम? दे आर कॉल्ड एज एट्राइकस। विवेक, ओके, वो बैक्टीरिया जिनके पास एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है इस तरीके से, इट इज कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं हम? दे आर कॉल्ड एज मोनोट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनके दोनों एंड पर फ्लैजिला प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज एम्फीट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनके पास एक ही एंड पर एक टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज लोफोट्राइकस। दे आर कॉल्ड एज लोफोट्राइकस। ये नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये नाम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे बैक्टीरिया जिनके पूरे सरफेस के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज पेरीट्राइकस। दे आर कॉल्ड एज पेरीट्राइकस। ठीक, क्लियर है ये बात? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये वाला बैक्टीरिया अपने को नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने को ये यानी एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस और पेरीट्राइकस पढ़ना है। क्लियर? क्लियर? ये देखना चाहो तो देख लो, अदरवाइज ये जनरली कोई पूछता नहीं है। यहां पर क्या होता है? टफ्ट ऑफ बैक्टीरिया, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं दोनों ही एंड पर। ठीक है, लोफोट्राइकस में टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है एक ही एंड पर, वेयर एज एम्फिलोट्राइकस में दोनों एंड के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। पर जनरली ये वाला बैक्टीरिया जो है ये कोई नहीं पूछता, तो अगर आप इसे स्किप करना चाहो तो आप इसे स्किप कर सकते हो। अमन, इट इज इंपॉर्टेंट।
एट्राइकस, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस एंड पेरिट्राइकस, ये वाले बैक्टीरिया जो हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। नाउ दीज आर दी एग्जाम्पल्स, ये आपको याद करने पड़ेंगे, बट इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी टॉक ऑफ क्लासिफिकेशन। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे बैक्टीरिया का, वहां पर अपन इसे डिटेल में देखेंगे। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो नीट में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट हाँ अगर NSE-JS की बात करूं तो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो मोनोट्राइकस मतलब सिंगल फ्लैजिला ऑन वन साइड, इसका एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेरी। लोफोट्राइकस जिसमें टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है ऑन वन एंड, इसका एग्जाम्पल है सूडोमोनास। एम्फीट्राइकस जहां पर एक एक सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है ऑन बोथ द एंड्स, द एग्जाम्पल इज एक्वास्पाइरलम। और पेरिट्राइकस जिसमें पूरे ही सरफेस के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट है, दैट इज सैल्मोनेला टाइफी। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। प्रीवियस स्लाइड, ठीक है। बहुत सारी बुक्स के अंदर आपको एम्फीट्राइकस में ही एक वैरायटी बता दी जाएगी जिसमें लिखा होगा कि एम्फीट्राइकस वो बैक्टीरिया है जिनके पास दोनों एंड पे या तो सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है या टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट है, ऐसा भी आपको मिलेगा और आपको ये नाम से भी मिलेगा, एम्फीफिलोफोट्राइकस। तो आप कंफ्यूज मत होना, इसलिए जनरली ये वाला जो पैटर्न, ये वाला जो बैक्टीरिया है ना, ये बहुत कम बुक्स के अंदर आपको मिलता है। एम्फीट्राइकस के नाम से ही आपको ज्यादा मिलेगा। क्लियर? ले लिया स्क्रीनशॉट? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। देखो यहां पर भी यही लिखा है, सिंगल और टफ्ट, तो एम्फीट्राइकस में ही ये दोनों कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर? आगे चले, आगे चले। ओके, अब यहां पर बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला की। ये अपने प्रोकैरियोट्स का ऑलमोस्ट एक लास्ट टॉपिक है, तो यहां पर फिर आज अपन प्रोकैरियोट्स को खत्म करेंगे। ओके, इन प्रोकैरियोट्स ध्यान से देखना है, यहां पर इन प्रोकैरियोट्स फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ, इंपॉर्टेंट है ये, इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। तो फ्लैजिला के 3 पार्ट्स है। फ्लैजिला जो है, ओके ग्रेट, फ्लैजिला जो है लोकोमोशन के काम में आता है। आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजिला देख लिए, एट्राइकस क्या है, मोनोट्राइकस क्या है, एम्फीट्राइकस क्या है। अब अपन देख रहे हैं कि फ्लैजिला जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो अगर मैं प्रोकैरियोट्स की, अगर मैं बैक्टीरिया के बारे में बात करूं तो फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द बेसल पार्ट, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। इसके बाद है हुक एंड द लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द फिलामेंट। लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज द फिलामेंट। अब यहां देखो ध्यान से, लिखना छोड़ो एक बार, यहां ध्यान से देखो, ये बेसल पार्ट है, ठीक है। ये जो बेसल पार्ट है ये एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है। बेसल पार्ट जो है ये एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द बेसल पार्ट। इस बेसल पार्ट के ऊपर, इस बेसल पार्ट के ऊपर इस तरीके से एक हुक प्रेजेंट है, ठीक है। इस बेसल पार्ट के ऊपर एक कर्व टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज द हुक। आशिम क्या बोल रहा है मुझे, मैम इन द एंड ऑफ द क्लास कैन यू गिव टाइम टेबल ऑफ टॉपिक्स यू विल डू अप्रोक्सीमेटली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आई विल, श्योर, ठीक है। सो दिस इज द बेसल पार्ट, दिस इज द हुक एंड दिस इज द फिलामेंट। ये फिलामेंट एक लॉन्ग एक्सटेंडेड पार्ट है। दिस फिलामेंट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन और इस प्रोटीन का नाम है फ्लैजिलिन। इस प्रोटीन का नाम है यहां पर फ्लैजिलिन, ठीक है। सो ये 3 बेसिक पार्ट है फ्लैजिला के, जिसमें एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज द बेसल पार्ट। ये वो पार्ट है जो कि आपके बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। देन यू हैव द हुक एंड हुक इज अटैच्ड टू अ लॉन्ग thread like structure which is called as filament।
और ये जो फिलामेंट है ये प्रोटीन का बना हुआ है, और कौन सा प्रोटीन है यहाँ पर, फ्लैजिलिन प्रोटीन है। अब यहाँ पर मेन बात स्टार्ट होती है जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, हमको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब जो मैं समझा रही हूं उसको ध्यान से समझो, और अगर यहां तक कोई डाउट है, अगर यहां तक कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक। अब ये जो बेसल पार्ट है, ये जो बेसल पार्ट है, यहां पर इस बेसल पार्ट के ऊपर क्या अटैच होती है बच्चों, यहां पर रिंग्स अटैच होती हैं। सपोज ये बेसल पार्ट है, तो इस बेसल पार्ट के ऊपर इस तरह से कुछ रिंग्स अटैच होती हैं। ध्यान से देखो, आपको मेरी रिंग दिख रही है, ये रिंग है और ये क्या है, ये बेसल पार्ट है। तो इस बेसल पार्ट के ऊपर जैसे मैंने यहां पर एक रिंग लगाई है, ऐसे ही यहां पर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। देखो मैं दूसरी रिंग भी उतारती हूं। सो दिस इज द बेसल पार्ट एंड टू द बेसल पार्ट रिंग्स आर अटैच लाइक दिस, ठीक है। कुछ रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। कितनी रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है तो 4 रिंग्स प्रेजेंट होंगी, और अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है तो 2 रिंग्स प्रेजेंट होंगी। क्या ये बात यहां तक समझ में आई? बैक्टीरिया के फ्लैजिला के 3 पार्ट हैं, बेसल पार्ट, हुक एंड द फिलामेंट पार्ट। फिलामेंट पार्ट जो है वो लंबे थ्रेड के जैसा है, और वो किसका बना हुआ है, वो प्रोटीन का बना हुआ है। और प्रोटीन का बना हुआ है, कौन से प्रोटीन का बना हुआ है, वो बना हुआ है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। इसके बाद हुक जो है वो बेसल पार्ट और फिलामेंट को जोड़ने का काम करता है, ये एक ब्रॉड पार्ट होता है। और जो बेसल पार्ट है, ये बेसल पार्ट वो पार्ट है जो कि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, या बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। इस बेसल पार्ट के ऊपर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं बात करूं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और अगर मैं बात करूं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की तो यहां पर 2 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब रिंग्स बनाते हैं, देखो एक अलग अलग कलर से बनाएंगे, 2, 3 और 4, ठीक। अब इनकी मार्किंग्स कर लेते हैं। ऊपर वाली रिंग जो है उसको हम बोलते हैं एल रिंग, सेकेंड रिंग जो है उसको हम बोलते हैं पी रिंग, थर्ड रिंग जो है उसको हम बोलते हैं एस रिंग, और लास्ट रिंग जो है उसको हम बोलते हैं एम रिंग, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव के केस में ये चारों रिंग प्रेजेंट होती है, और ग्राम पॉजिटिव के केस में, ग्राम पॉजिटिव के केस में सिर्फ ये एस और एम रिंग ही प्रेजेंट होती है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अमन, अवनी, विवेक, रोहित, क्लियर है ये बात? अगर नहीं हो तो मुझे बता देना, अपन इसको रिपीट करेंगे। यहां पर ध्यान से देखो, यही स्ट्रक्चर एज इट इज अपन ने बनाया है। सो दिस इज द बेसल पार्ट, दिस इज द हुक एंड दिस इज द फिलामेंट पार्ट, और ये टिप पार्ट है। और यहां पर आप देखो, यहां पर ये 4 रिंग्स प्रेजेंट है, एल रिंग, पी रिंग, ठीक है, एस रिंग, और यहां पर ये प्रेजेंट है लास्ट रिंग जिसको आप कहते हो एम रिंग। दिस सी रिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम रिंग, ये याद छोड़ दो, दिस इज कॉल्ड एज दी एम रिंग, ठीक है, क्लियर। अब आप ये देखो, ये नाम क्यों पड़े हैं ऐसे? एल रिंग इज कॉल्ड एज एल रिंग बिकॉज इट इज अटैच्ड टू लिपोपॉलीसैकेराइड। पी रिंग इज अटैच्ड टू पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। एस रिंग इज कॉल्ड एज सुप्रा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए इसे बोला जाता है सुप्रा मेम्ब्रेन या सुपर मेम्ब्रेन, दोनों करेक्ट है। एंड द लास्ट इज कॉल्ड एज द एम रिंग विच इज कॉल्ड एज द मेम्ब्रेन रिंग, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच होती है। तो ये 4 रिंग्स प्रेजेंट है इस बेसल बॉडी के ऊपर, और ये बेसल बॉडी क्या करता है, एक रोटेटरी मोशन प्रोड्यूस करता है, और ये ही रोटेटरी मोशन जो है, यही रोटेटरी मोशन जो है वो इस फिलामेंट पर जाता है। इस फिलामेंट के ऊपर भी इस तरह से रोटेटरी एक्शन होता है, और फ्लैजिला जो है वो कैसे मूव करता है, एक रोटेटरी पैटर्न में मूव करता है, जिससे पानी जो है वो पीछे की तरफ पुश होता है और बैक्टीरिया जो है वो आगे की तरफ मूव होता है। तो यहां पर फ्लैजिला का जो एक्शन है वो कैसा है, दैट इज रोटेटरी। वेयर एज अगर मैं यूकैरियोट्स के बारे में बात करूं
तो यूकैरियोट्स के केस में फ्लैजिला जो मूव होता है वो व्हिप्लैश मूव होता है, वो अपन यूकैरियोट्स में बात करेंगे। प्रोकैरियोट्स में आपको बस यही बात याद रखनी है, समझनी है कि बैक्टीरिया के केस में जो फ्लैजिला है वो एक रोटेटरी मोशन शो करता है और उस रोटेटरी मोशन की वजह से जो पानी है वो पीछे की तरफ जाता है और बैक्टीरिया जो है वो आगे की तरफ मूव हो जाता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? वेरी गुड विनायक, रोहित, वेरी गुड। ये रिंग्स क्लियर है? रिंग्स के नाम याद रखना, मैं जो आपको रिंग्स के नाम बता रही हूं दिस इज एज पर ट्रूमैन, ठीक है। अदर बुक्स में आपको कुछ और नाम भी मिल सकते हैं, एल रिंग, पी रिंग, एस रिंग और एम रिंग, ठीक है। एल रिंग लिपोपॉलीसैकेराइड में, पी रिंग पेप्टिडोग्लाइकेन में, सुप्रा मेम्ब्रेन एंड दिस इज दी मेम्ब्रेन रिंग। और ये दोनों रिंग्स प्रेजेंट होती हैं ग्राम पॉजिटिव के केस में और चारों ही रिंग्स प्रेजेंट होती है ग्राम नेगेटिव के केस में। क्या ये पॉइंट क्लियर है? अच्छा, ये कैसा इल्जाम लगाया, ये कैसा इल्जाम लगाया अमित असाती ने, NSCJS धोखा है, प्री आरएमओ सच्चा है। ये गलत बात है, ये गलत बात है। विनायक क्या डाउट है? किसको? रोहित क्या डाउट है प्लीज मुझे बताओ। रोहित क्या डाउट है प्लीज मुझे मेंशन कर दो, मैं उसको रिपीट कर दूंगी, डोंट वरी, मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। चलो अब अपन मूव करते हैं लास्ट पार्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स दैट इज पिलाई एंड फिम्ब्रिए। वी मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट दैट इज पिलाई एंड फिम्ब्रिए, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कृष्ण कुमार क्लियर है? एस रिंग को एस रिंग क्यों बोला गया है? सुप्रा मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसको सुप्रा मेम्ब्रेन बोला गया है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात पिलाए और फिम्ब्रिए में, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन। ये लोकोमोशन के काम में नहीं आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अब पहले अपन बात करेंगे फिम्ब्रियाई के बारे में। फिम्ब्रिए, फिम्ब्रिए जो होते हैं दे आर स्मॉल, ये साइज में छोटे होते हैं, ब्रिसल शेप्ड होते हैं, ठीक है, ब्रश जैसे लगते हैं, ठीक। और फिम्ब्रिए का मेन काम होता है दे हेल्प द बैक्टीरिया, they help the bacteria to adhere to any surface। ये बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस के ऊपर एडर होने में, स्टिक होने में, चिपकने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, ठीक है, ठीक है। रोटेटरी एक्शन, रोटेटरी एक्शन होता है, फ्लैजिला जो है, जो इसका फिलामेंट है वो रोटेटरी मोशन शो करता है, गोल गोल घूमता है और उस गोल गोल घूमने की वजह से जो पानी है वो पीछे जाता है और बैक्टीरिया जो है वो आगे मूव करता है। शिवम अभी तक तो पीडीएफ में मैं अरेंज करवाऊंगी अंकित। शिवम अभी तक तो रिंग्स के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, तो आप जब इस चैप्टर को एक दो बार पढ़ लोगे ना तो आपको अपने आप ये सारी चीजें याद हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही सेल एनवेलप का स्ट्रक्चर क्लियर होगा ये रिंग्स आपको अपने आप याद आ जाएंगी। आप बाहर से अंदर की तरफ मूव करोगे तो ग्राम नेगेटिव के केस में लिपोपॉलीसैकेराइड प्रेजेंट होगी, फिर पेप्टिडोग्लाइकेन प्रेजेंट है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और एक रिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, तो चारों रिंग्स हो गई। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात करें तो उसके पास लिपोपॉलीसैकेराइड होती ही नहीं है। लिपोपॉलीसैकेराइड नहीं है तो उसके पास बाहर की दो रिंग्स है ही नहीं, उसके पास अंदर की ही दो रिंग्स प्रेजेंट है जो कि एस रिंग है और एम रिंग है, ठीक है, ठीक, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। एक और चीज याद रखना, फिम्ब्रिए जो है दे आर प्रेजेंट इन बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।
चाहे बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है चाहे बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है, दोनों के ही केस में फिम्ब्रिये प्रेजेंट होंगे और फिम्ब्रिये जो है वो बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस के ऊपर चिपकने में, एडर करने में मदद करेंगे। नरूतो, हाउ टू रिमेंबर दीज फॉर लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे चीजें याद हो जाएंगी। आप 2 की टेबल कभी भूलते हो क्या? नहीं भूलते ना? तो क्यों नहीं भूलते? ABCD क्यों नहीं भूलते? क्योंकि आप उसे बहुत बार पढ़ चुके हो, रिपीटेड टाइम्स दिख चुके हो। तो इन चैप्टर्स को जब आप बार बार रिवाइज करोगे, बार बार आप नोट्स देखोगे, बार बार आप 11th NCERT देखोगे, तो ये चीजें आपको अपने आप याद हो जाएंगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये आपके मन में उतर गई हैं। अंकित कुमार, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं पिलाई के बारे में। पिलाई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दे आर प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ F पॉजिटिव बैक्टीरिया। दैट मीन्स वो बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिड प्रेजेंट है, सिर्फ वहीं पर पिलाई प्रेजेंट होगा। दूसरी खास बात जो आपको यहां याद रखनी है, दे आर प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दैट मीन्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनके पास प्लाज्मिड है, सिर्फ उन्हीं के पास पिलाई बनाने की कैपेसिटी होगी। ठीक है, अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पिलाई? दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, they basically help in the formation of conjugating tube। जो मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया जब कॉन्जुगेशन करता है, तो दोनों के बीच में जो ट्यूब बनती है, इस ट्यूब को कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बोला जाता है। और ये कॉन्जुगेटिंग ट्यूब किसकी मदद से बनती है? ये बेसिकली पिलाई की मदद से बनती है। और ये जो पिलाई प्रेजेंट होते हैं, दे आर लॉन्ग। अगर फिम्ब्रिये से इनको कंपेयर करें तो पिलाई कैसे होते हैं? लंबे होते हैं। दे आर लॉन्गर देन फिम्ब्रिये। दे आर लॉन्गर देन फिम्ब्रिये। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके, अंकित क्या डाउट है? क्या ये सभी प्रोकैरियोट्स के हैं या यू बैक्टीरिया के? यू बैक्टीरिया, अपन यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। आर्की बैक्टीरिया अपन ने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था, तो आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑफ यू बैक्टीरिया। ओके, और नरूतो, NACB इज टफर देन नीट? यस, डेफिनेटली NACB इज टफर देन नीट। अगर अपन NACB की सेकेंड थर्ड लेवल की बात करते हैं तो वो नीट से डेफिनेटली वे टफर है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, एनीथिंग रिलेटेड टू क्लास 10th ओलंपियाड मैं आपको बताती हूं। ठीक है, क्लियर है? दे आर लॉन्गर देन फिब्रिये, दे आर ब्रॉडर, और ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है अबाउट पिलाई। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यहां पर अपन ने प्रोकैरियोट्स जो है बच्चों, वो कंप्लीटली खत्म कर दिया है। सो दिस इज पिलाई एंड फिम्ब्रिया, आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस इज द फ्लैजिला। ठीक है, इसके 3 पार्ट हैं, बेसल पार्ट, हुक एंड फिलामेंट। सो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट टेक्निक टू रिमेंबर बायोलॉजी। जितने बार डायग्राम देखो उतनी बार चीजों को लिखते चले जाओ। सो दिस इज पिलाई, दिस इज फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ एडेशन, whereas पिलाई इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन। पिलाई आपको दिख रहे हैं, दे आर लॉन्गर, दे आर ब्रॉडर, दे आर ट्यूब्यूलर, whereas फिम्ब्रिये जो है दे आर ब्रिसल शेप्ड एंड स्मॉल। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इजी टेक्निक टू रिमेंबर बायोलॉजी। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हुक? हुक का फंक्शन होता है कि वो बेसल पार्ट को फिलामेंट से अटैच करने का काम करता है। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया? ओके,
एनी ओलंपियाड फॉर क्लास 10 रिलेटेड टू साइंस? क्लास 10 में एज सच कोई ओलंपियाड नहीं होते हैं. अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हो तो आप IUQM दे सकते हो. अदरवाइज आप अगर NECJS के लिए एलिजिबल हो तो NECJS, और अगर आप NECJS के लिए एलिजिबल नहीं हो तो आप डेफिनेटली नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हो. ठीक, तो यहां पर प्रोकैरियोट्स खत्म हो गया. नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द ओवरव्यू. नेक्स्ट क्लास में ओवरव्यू ऑफ यूकैरियोटिक सेल and we'll start with the cell wall. We'll start with the cell wall. ठीक है, अब यहां पे एक बार जल्दी से देखो. ये बैक्टीरिया का डायग्राम देखा था अपन ने जब मैंने क्लास स्टार्ट करी थी. सो दिस इज द बैक्टीरिया जिसकी डायग्राम को अपन ने इनिशियली देखा था. अब आपको रिवाइज करना है तो आप यहां देखो, यहां पर प्लास्मिड है. तो प्लास्मिड के बारे में आपको जितनी चीजें याद है वो आप यहां साइड में लिखते चले जाओ. एक्स्ट्रा क्रोमोसोम अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियोइड, जिसके पास प्लास्मिड होता है वो F पॉजिटिव है. यहां पर जीन्स प्रेजेंट है, F जीन, R जीन, निफ जीन, कॉल जीन. ठीक है, प्लास्मिड है तो डबल सर्कुलर DNA है. ऐसे करके आप सारी चीजें यहां पर लिखते चले जाओगे तो आपको सारी चीजें जो होंगी वो याद रहती चली जाएंगी. साइटोप्लाज्म आते ही आप लिख दो कि आपने यहाँ पर क्या क्या देखा था. यहाँ पर आपने मीजोसोम्स देखे थे, यहाँ पर आपने राइबोसोम्स देखे, यहाँ पर आपने क्रोमैटोफोर्स देखे. तो इस तरह से आपका जो है कंप्लीट रिवीजन जो है वो आराम से होता चला जाएगा. सो मैं नेक्स्ट क्लास में जब आपसे मिलूंगी तब मैं आपको मंथ बाय मंथ का टाइम टेबल दे दूंगी, या वीकली में आपको टाइम टेबल दे दूंगी कि इस वीक अपन ये पढ़ेंगे, इस वीक अपन ये पढ़ेंगे. तो लेट मी ऑल्सो सॉर्ट इट आउट कि किस किस स्पीड से क्या क्या पोर्शन अपना चलेगा. एज फार एज टुडे इज कंसर्न, आज अपन ने प्रोकैरियोटिक सेल को बहुत डिटेल में पढ़ लिया है. सो आई वुड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप मेरे नोट्स रिवाइज करें, 11th NCERT पढ़ें, और अगर आप कोई भी और रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, चाहे आप ट्रूमैन पढ़ रहे हैं, पाथफाइंडर पढ़ रहे हैं, कैम्बल पढ़ रहे हैं, कोई सी भी बुक पढ़ रहे हैं उसको पढ़ें. उसको पढ़ने में आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए, सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आनी चाहिए. तो बस यही एक्चुअली में मेरा पर्पस सिर्फ इतना ही है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो बाय फॉर नाउ, ऑल द बेस्ट. अंकित 2008 वाले एलिजिबल नहीं है, इट इज 2009 to 2010. ठीक, ठीक है. मंथ वाइज टॉपिक आशिफ नेक्स्ट टाइम बताती हूँ, बिकॉज आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी. सर इज ऑल्सो वेटिंग एंड यू ऑल्सो टेक अ ब्रेक फॉर 2 to 3 minutes. नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाऊंगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, एंड मैं भी एक बार पूरा टाइम टेबल सॉर्ट करके आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी कि अपन इस मंथ में क्या क्या खत्म कर लेंगे. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर. अमन यादव, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं हाउ टू मैनेज IJSO एंड बोर्ड, और अगर फिजिबल हुआ तो मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि IJSO और बोर्ड को कैसे मैनेज करना है. और पक्का 100% प्रॉमिस आज नोट जरूर से डाल दूंगी. ठीक है, बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, लेट्स क्रैक इट.